हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम सभी एक नया अधिनियम पढ़ेंगे जिसका नाम है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। ठीक है, इसमें टोटल 32 सेक्शन हैं और 7 चैप्टर हैं। एक्ट नंबर है 56 और राष्ट्रपति की सहमति इसको मिली है 29 दिसंबर 2007। ठीक है, और जबकि ये लागू हुआ है 23 अगस्त 2008। इसका उद्देश्य है संविधान के अधीन गारंटीकृत एवं मान्यता प्राप्त माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण से संबंधित विषयों पर विधि बनाना। तो ये उसका उद्देश्य है। सबसे पहले हम इसका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट पढ़ेंगे। तो ये जो अधिनियम है ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है और भारत के बाहर भी जो नागरिक हैं उन पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सेक्शन 1 में सिर्फ इसका नाम और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है यही बताया गया है। तो इसका नाम है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 और ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है और भारत के बाहर भी जो नागरिक हैं उन पर भी लागू होता है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं जो कि टोटल 11 परिभाषाएं हैं और ए से लेके के तक डिफाइन की गई हैं। तो हम एक बार शॉर्ट में देख लेंगे कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, फिर उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ए में जो डिफाइन की गई है वो बालक बताई गई है, बी में बताई गई है भरण पोषण, सी में बताई गई है अवयस्क, डी में बताई गई है माता पिता, ई में बताई गई है विहित और एफ में बताई गई है संपत्ति, एफ के बाद जी में बताई गई है नातेदार, एच में बताई गई है वरिष्ठ नागरिक, आई में बताई गई है राज्य सरकार, जे में बताई गई है अधिकरण और के में बताई गई है कल्याण। इस तरीके से ये ए से लेके के तक डिफाइन की गई हैं। तो टोटल इतनी डेफिनेशंस हैं। अब हम इन डेफिनेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 2A में पढ़ रहे हैं बालक। बालक के अंतर्गत आता है बेटा, बेटी, पौत्र, पौत्री यानी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, यानी जो बोलते हैं ना जो दादा दादी होते हैं हमारे, तो हम उनके कौन लगते हैं, नाती नातिन, तो उसको ही बोला है पौत्र पौत्री। और इसमें कोई अवयस्क नहीं आता। तो यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ इतना ही बनता है कि बालक के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो इसके अंतर्गत अवयस्क नहीं आता। तो बालक की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इसमें सिर्फ इतना ही है। फ्रेंड्स, सेकंड डेफिनेशन थी हमारी भरण पोषण। तो भरण पोषण के अंतर्गत आता है आहार, वस्त्र, निवास, चिकित्सा, परिचर्या। ठीक है, चिकित्सीय परिचर्या और उपचार। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है कि हम अपने जो माता पिता हैं उनके लिए हम उनको आहार खाना खाने दे सकते हैं, वस्त्र देते हैं पहनने, और उनको अच्छे तरीके से उनका इलाज कराना, अगर वो बीमार हो जाएं, उन्हें रहने के लिए जगह देना, उनकी परिचर्या करना, सेवा करना, यही सब भरण पोषण में आता है। सेकंड डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, जैसे बोलेंगे सी में डिफाइन किया गया है अवयस्क। ठीक है, तो अवयस्क के अंतर्गत कौन आएगा? अवयस्क के अंतर्गत बताया गया है जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, जिसमें वो अवयस्क बताया गया है, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी डी में डिफाइन किया गया है माता पिता। तो माता पिता के अंतर्गत कैसे आएंगे? तो चाहे वो हमारे जैव माता पिता हों, जैव यानी बायोलॉजिकल, जिन्होंने हमें जन्म दिया हो, दत्तक माता पिता हों, ठीक है, जिन्होंने हमें गोद लिया हो, या फिर वो हमारे सौतेले माता पिता हों, ठीक है, और या फिर वो वरिष्ठ नागरिक हो, ठीक है, यानी जिनकी कोई संतान नहीं होती, वृद्ध हो। ठीक है, तो ये माता पिता की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब यानी विहित, जिनके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए गए हों, तो वो विहित में आता है, जो कि ई में डिफाइन किया गया है। तो हमारी ये डेफिनेशन भी कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन एफ में डिफाइन किया गया है संपत्ति। तो संपत्ति के अंतर्गत जंगम, स्थावर, मूर्त, अमूर्त और स्वयं द्वारा अर्जित या पैतृक, जिसमें हित या अधिकार है हमारा। ठीक है, तो ये संपत्ति की डेफिनेशन में आता है। तो अब जंगम यानी
जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। स्थावर यानी जो स्थिर संपत्ति है, जो हिल डुल नहीं सकती, जैसे ज़मीन, घर, मकान। ठीक है। मूर्त संपत्ति यानी जो दिखाई दे। ठीक है, दिखाई देने में सारी चीज़ें आ सकती हैं, जो भी हमें दिखाई दे। उसके बाद अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति में आ जाता है जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी जो डॉक्यूमेंट में होती है। ठीक है, कागज़ों में दी होती है वो संपत्ति। ठीक है, जैसे किसी के नाम कर दिया कोई भी चीज़, तो वो अमूर्त है, इंटेंजिबल है। टेंजिबल होती है मूर्त और इंटेंजिबल होती है अमूर्त। ठीक है, जैसे मूवेबल और इमूवेबल, जंगम और स्थावर। ठीक है। उसके बाद पैतृक संपत्ति, जो हमारे पिता द्वारा अर्जित हो रही हो, हमारे पेरेंट्स द्वारा। ठीक है। उसके बाद स्वयं अर्जित, जो हमने स्वयं अर्जित की हो और जिसमें हमारा अधिकार या हित सम्मिलित हो। इस प्रकार की संपत्ति डिफाइन की गई है। तो हमारी डेफिनेशन F जो है वो कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी G, क्लॉज G। तो ठीक है, G में बताया गया है नातेदार। तो नातेदार जानने से पहले फ्रेंड्स हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे जो वरिष्ठ नागरिक की दी गई है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक शब्द का यूज़ पहले भी माता पिता की डेफिनेशन में किया गया है और अभी नातेदार की डेफिनेशन में किया जाएगा। तो हम सबसे पहले जो H में डिफाइन किया गया है, क्लॉज H में वरिष्ठ नागरिक, हम उसको समझ लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक हैं कौन। तो वरिष्ठ नागरिक हैं जो भारत के नागरिक हैं और जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है। अब इसके पहले की जो डेफिनेशन है नातेदार जी में, वो हम पढ़ते हैं कि नातेदार में कौन आएगा। ठीक है। तो नातेदार के अंतर्गत ऐसे माता पिता जो निसंतान हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है, उनका कोई विधिक वारिस यानी विधि द्वारा बनाया गया वारिस। ठीक है, जो उनकी संपत्ति उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति पर कब्जा रखेगा या उन्हें विरासत में प्राप्त होगी और वो अवयस्क नहीं होना चाहिए, तो वो नातेदार कहलाता है। ठीक है। और किसकी संपत्ति करेगा वो? वरिष्ठ नागरिक की। ठीक है। तो वरिष्ठ नागरिक हमने नेक्स्ट डेफिनेशन में पहले ही पढ़ लिया है एच में कि जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और भारत के नागरिक हैं, तो वो वरिष्ठ नागरिक कहलाएंगे। तो नातेदार में ये डिफाइन किया गया है बेसिकली कि नातेदार वो होगा जो वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जिनकी कोई संतान नहीं है, उनका विधिक वारिस होगा वो, जो कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति उसके कब्जे में जाएगी या उसे विरासत में मिलेगी और जो कि अवयस्क नहीं होगा, वो नातेदार कहलाएगा। तो हमारी नातेदार की डेफिनेशन भी कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं आई में डिफाइन किया गया है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार से मतलब है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त होना, उसका अर्थ हम राज्य सरकार ही लगाएंगे, जो संविधान के आर्टिकल 239 के अधीन समझा गया है कोई प्रशासक। ठीक है। तो कोई प्रशासक उसके अधीन बताया गया है, तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी जे में डिफाइन किया गया है अधिकरण। अधिकरण को बोलते हैं ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल से मतलब है जो धारा 7 के अधीन गठित कोई भरण पोषण अधिकरण, जो सेक्शन 7 के अधीन गठित किया गया है, जिसका नाम है भरण पोषण अधिकरण, तो वो अधिकरण ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आएगा। सो हमारी अधिकरण की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के में डिफाइन किया गया है कल्याण। कल्याण के अंतर्गत आता है भोजन, स्वास्थ्य, मनोरंजन केंद्र, देखरेख और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सभी कल्याण के अंतर्गत आएंगी। सो कल्याण के अंतर्गत आएगा भोजन, स्वास्थ्य, मनोरंजन केंद्र, देखरेख और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्था कल्याण के अंतर्गत आएगी। सो कल्याण की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में ये बताया गया है किसी अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। ठीक है। तो जो सेक्शन 3 है उसमें इस अधिनियम के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि ये जो अधिनियम है उसका प्रभाव होगा, अर्थात कोई अन्य अधिनियम है उसके अधीन बनाया गया कोई इंस्ट्रूमेंट है जो इससे असंगत भी है,
तब भी इसका प्रभाव ओवरराइड करेगा, यानी कि उस पर प्रभावी होगा। अर्थात इस अधिनियम के उपबंधों का इससे भिन्न अधिनियम के तहत कोई बनाया गया इंस्ट्रूमेंट जो असंगत है उस पर इस अधिनियम का फिर भी प्रभाव होगा। ठीक है, शायद ये पहला अधिनियम है, या ऐसे बहुत कम अधिनियम हैं जो कहते हैं कि चाहे वो असंगत भी हो तब भी प्रभाव होगा। वैसे तो मना कर देते हैं कि जितना जहाँ तक असंगत होगा तब वहाँ तक प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ये प्रभाव रखेगा। तो यही बताया गया है सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट हो